तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 28,380। वहीं 6,262 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 886 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान भी दे दी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना से ठीक हुए 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग दूसरों की जान बचाने को लेकर करेंगे प्लाज्मा डोनेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते महीने दिल्ली के मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना के मामले तेजी से सामने आए थे। जमात से जुड़े सैकड़ों लोग इस महामारी से संक्रमित पाए गए थे। उनको क्वारंटाइन कर इलाज किया गया था। उनमें से कुछ अब ठीक हो चुके हैं और वह दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा दान कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिसके बाद सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो चुके 4 तबलीगी जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। सूत्रों की माने तो ठीक हो चुके 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्य अपना प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो है 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग जो है अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे और दूसरे लोग की जान बचाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नरेला सेंटर में से 190, सुल्तानपुरी सेंटर में से 51 और मंगोलपुरी सेंटर से 42 तबलीगी जमाती अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। तो ये काफी बड़ा और काफी अच्छा काम कर रहे हैं तबलीगी जमात के लोग, क्योंकि जिस तरह से मीडिया द्वारा इनको बदनाम किया गया था, लेकिन अब मीडिया इनकी अच्छाई को बिल्कुल नहीं दिखा रहा है कि 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी खबर है और अगर आप भी इसके समर्थन में तो अभी वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जो है शेयर कर दीजिएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 3 मई के बाद भी देश में 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लॉकडाउन को लेकर 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में एक भी महामारी के संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं उनमें 3 मई के बाद आर्थिक गतिविधियों की छूट दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो इलाके रेड जोन और ऑरेंज जोन घोषित हैं, जिनमें 10 या 10 से अधिक कोरोना महामारी के संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें 3 मई के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 9 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 9 राज्य में से 5 राज्य के मुख्यमंत्री जो है लॉकडाउन को 3 मई के आगे बढ़ाने के समर्थन में दिखे। वहीं 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से चिकित्सा उपकरण की मांग की और आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है और महामारी संक्रमण रोकने में काफी लाभ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब 3 मई के बाद भी 2 हफ्ते के लिए देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जमातियों ने पहले देश में फैलाया कोरोना, अब बनना चाहते हैं कोरोना वॉरियर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पहले तबलीगी जमातियों ने देश भर में कोरोना फैलाया है, अब प्लाज्मा डोनेट करने की सिफारिश कर कोरोना वॉरियर बनना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात ने अपने गुनाहों पर शर्म करने की बजाय लाखों कोरोना योद्धाओं का अपमान किया है। पहले भी नकवी ने जमातियों के द्वारा संक्रमण फैलाने को तबलीगी जुर्म बताया था। उन्होंने इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। तो ये काफी बड़ा जो है उन्होंने विवादित बयान दिया है तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम ममता बनर्जी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा लॉकडाउन को लेकर स्पष्ट नहीं, मोदी सरकार अलग अलग दे रही है बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र लॉकडाउन लागू करने पर विरोधाभासी बयान दे रहा है। उन्होंने दुकानों के खोलने के विषय पर गृह मंत्रालय के हाल के आदेश पर और स्पष्टता की मांग की है। बनर्जी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई राज्य को
बारी बारी वाली व्यवस्था के चलते बोलने नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र लॉकडाउन पर विरोधाभासी बयान दे रहा है, कोई स्पष्टता नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम लॉकडाउन के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र एक तरफ तो लॉकडाउन लागू करने पर जोर देता है, लेकिन दूसरी तरह वह दुकानों को खोलने का आदेश देता है। उन्होंने कहा कि यदि आप दुकान खोलेंगे तो आप कैसे लॉकडाउन लागू करेंगे। मैं सोचती हूं कि केंद्र को स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने महामारी पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन के कारण राज्य से बाहर फंसे लोगों को हर संभव मदद का सोमवार को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों तक हम पहुंचने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश से दूर फंसे हुए हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है ममता बनर्जी ने और जो है आरोप लगाया है मोदी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रैपिड टेस्ट किट के मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करे मोदी। राहुल गांधी, जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना रैपिड टेस्ट किट में बिचौलियों के मुनाफे कमाने से जुड़ी खबर पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब समूचा देश महामारी से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित तरीके से मुनाफा कमाने से नहीं चूकते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इससे जुड़े मामले की सुनवाई हुई है और जो तथ्य सामने आए हैं वे हैरान करने वाले हैं। चीन से 245 रुपए की दर से आयातित किट को कंपनी ने ICMR को 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेच भारी मुनाफा कमाया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर आई है। इसी को लेकर जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सोनिया मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से की 12 घंटे पूछताछ, हमले के आरोपियों को मिली जमानत। जी दोस्तों बता दें कि टीवी चैनल रिपब्लिक भारत के संस्थापक अर्नब गोस्वामी से सोमवार को मुंबई पुलिस ने करीब 12 घंटे पूछताछ की है। गोस्वामी से ये पूछताछ उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी के दर्ज FIR के संदर्भ में की गई है। वहीं समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमले के आरोपी दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SB पिंपले ने जमानत भी दे दी है। अर्नब गोस्वामी से सोमवार को सुबह करीब 10 बजे मुंबई के NM जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस थाने में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने ही चैनल के 2 पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि सच्चाई की जीत होगी। पूछताछ लंबी खिंचने के कारण वे सोमवार अपने टीवी चैनल पर रोज शाम 7 बजे आने वाले बहस का शो पूछता है भारत की प्रस्तुत नहीं कर सके। अर्नब पर यह FIR कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखी टिप्पणी करने के बाद दर्ज की गई थी। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये टिप्पणियां उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या पर बहस के दौरान की थी, जिसके बाद उनसे 12 घंटे जो है पूछताछ की गई। अब देखते हैं कि इसमें आगे मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई करती है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बड़ी राहत, हरियाणा के इन जिलों में जल्द शुरू होगी रोड बेस बस सर्विस। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए 12 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन जिलों में व्यापारिक व आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वहीं इसके साथ ही इन जिलों में जल्द ही रोड बेस बस सर्विस शुरू होगी। ग्रीन जोन जिलों में बस सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोड बेस की बसें चलने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन बसों में सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही एहतियातन के तौर पर सभी बसों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 26 अप्रैल से 12 जिलों में दुकानें खुलने और आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करने का ऐलान किया था। ये वही जिले हैं जहां पर अब कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है। इनमें 9 जिले वो हैं जो अब कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि 3 जिले पहले ही कोरोना की सूची से बाहर थे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है हरियाणा सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना टेस्ट कराने से नहीं टूटेगा रोजा, दे सकते हैं नाक मुंह का सैंपल। जी दोस्तों आपको बता दें कि दारुल उलूम ने महामारी और रमजान के रोजे को लेकर एक बेहद अहम फतवा दिया है। इफ्ता विभाग के पैनल में शामिल मुफ्तियों ने कहा कि रोजे की हालत में कोरोना टेस्ट कराने के लिए नाक या मुंह से सैंपल देना जायज है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इफ्ता विभाग में मुफ्तियों से सवाल किया गया कि रोजे की हालत में कोरोना टेस्ट कराने के लिए क्या हुक्म है, इससे रोजा तो नहीं टूटेगा। इसका जवाब देते हुए मुफ्तियों की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के टेस्ट के लिए मुंह या नाक में रुई लगी जो छड़ी डाली जाती है उस पर कोई केमिकल या दवा लगी नहीं होती। ये एक बार ही मुंह में डाली जाती है। उस पर मुंह से जो गीला अंश लगता है उसे मशीन के जरिए चेक किया जाता है। इसलिए कोरोना टेस्ट कराने से रोजा नहीं टूटेगा। मुंह आदि में छड़ी देने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी बड़ा अपडेट दिया उन्होंने कि जो है महामारी टेस्ट कराने को लेकर जो है किसी भी प्रकार से रोजा नहीं टूटेगा। तो ये अच्छा अपडेट है।
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट ने राज्यपाल से फिर की उद्धव ठाकरे को विधान परिषद भेजने की सिफारिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह पर दबाव बनने के प्रयास के तहत राज्य कैबिनेट ने सोमवार को फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने का आग्रह किया है। उद्धव ने पिछले साल 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने 1 महीने के भीतर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। फिलहाल वह विधानमंडल के भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल कोश्यारी को एक बार फिर सिफारिश की जाएगी। चालू माह की शुरुआत में भी राज्यपाल इस प्रकार की सिफारिश की गई थी। सीएम उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वे चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। उनकी ये योजना आकार नहीं ले सकी है। वहीं आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री पद को संभाले रहने के लिए आपको या मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन जो है उद्धव ठाकरे दोनों में से ही कोई नहीं है और इसीलिए वो जो है विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे उनको ये मौका मिलता है या नहीं, क्या उनकी कुर्सी छिन जाएगी। अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में